जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम। हम कल वाले काम को बेटा आगे बढ़ाते हैं और उसी काम को आगे लेकर चलते हैं जो हमने छोड़ा हुआ था। आज हम करेंगे बेटा कुछ एसोसिएटेड टर्म्स हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ एसोसिएट करती हैं। वहां पे हम देखेंगे जैसे टी tubules and triads। ये बेटा एसोसिएटेड टर्म्स हैं। जब हम बात करेंगे जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की तो ये टू ट्यूब्यूल्स अगर देखिएगा ये हैं क्या? व्हाट आर टी ट्यूब्यूल? पहले हम इसको देखेंगे फिर ट्राइएड्स को देखेंगे। टी ट्यूब्यूल्स आर sarcolemma penetrate deep into cytoplasm। साइटोप्लाज्म में कहना चाहिए sarcoplasm of cell and form elongated tubules around the cell। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये डीप पेनिट्रेट करती है, ये डीप पेनिट्रेट करती है और यूं एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा इट इज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। अच्छा, अब ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल तो बन गया, तो अच्छा ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है क्योंकि ये डीप पेनिट्रेट करता है और ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट किया होता है, इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सिस्टम का भी या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। अच्छा, इसको हम टी ट्यूब्यूल भी कहते हैं, लेकिन बेटा ये एक नहीं होती, ये यहाँ पे मौजूद है तो ये यहाँ पे भी होगी। अच्छा, फिर इसी तरह ये साथ साथ ये साथ, इसी तरह ये साथ 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 साथ, मतलब पूरे क्या पूरा
जो मसल है उनके ऊपर ये टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, और जब ये टी ट्यूब्यूल्स पूरे के पूरे मौजूद होते हैं तो फिर हम उस पूरे को कहते हैं इट्स अ टी सिस्टम, यानी ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सिस्टम। अच्छा, जब ये टी ट्यूब्यूल या टी सिस्टम की हम बात करते हैं बेटा, तो इनके साथ इस तरफ भी और इस तरफ भी 1 2 3 हम इसे कहते हैं इट्स ट्राइएड्स। इस तरफ मौजूद क्या होता है, पहले जरा देखिएगा, इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा या सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम, हम इसको सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम कहते हैं, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहते हैं। ये 1 2 3, एक ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो गए, ये सेंटर में टी ट्यूब्यूल, हम इसको भीतर कहते हैं इट इज ट्राइएड। अब इसका मतलब है ये ट्राइएड बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। अब जरा देख लीजिएगा, अच्छा, ये जो ट्राइएड्स होते हैं, ये टी सिस्टम्स होते हैं, एक्सटेंड्स एट जी लाइन, ये आपके लिए कीवर्ड है, और आई एंड ए जंक्शन, कल आपने देखा था जहां पे आई और ए बैंड मिलते हैं हम उसको जी लाइन कहते हैं। तो ये वहां पे मौजूद होते हैं, या तो ये आई ए बैंड जंक्शन के साथ मौजूद होंगे, या ये जी लाइन के ऊपर अपने अपने तक ये फैले होते हैं, इसको हम टी सिस्टम कहते हैं या टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये बेटा हमेशा मैं आपको बताऊं कि ये जब भी काम आते हैं, ये हमेशा मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है, इसका यहाँ पे काम क्या है? सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, इसका यहाँ पे काम ये है, एक्ट एज गेटवे ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम का गेटवे होता है। क्या मतलब? इन मसल फाइबर के अंदर, इन मसल फाइबर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम connected with nerve, मतलब न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो हमेशा सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होता है। जब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है बेटा, तो यहाँ पे जैसे ही नर्व आती है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम stores calcium and release them in sarcoplasm after nerve receive। जैसे ही बेटा नर्व इम्पल्स यहाँ तक आती है, ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम तक, ये फौरन से गेटवे खुलते हैं और यहाँ से बड़े आराम से जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो निकल आते हैं और वो सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर में आ जाते हैं, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। मैं फिर इसको रिपीट करने लगा हूँ। बेटा मैंने आपसे कहा कि टी ट्यूब्यूल्स और ट्राइएड्स होते हैं, जो कि हमेशा मसल सेल के साथ या मसल फाइबर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये टी ट्यूब्यूल्स क्या हैं? इनका दूसरा नाम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है। ये बेटा हमेशा साइटोप्लाज्म को स्ट्रॉन्ग करती हैं। It penetrates deep into cytoplasm and form elongated tubules around the cell, और ये around the cell penetrate, ये बेटा around the cell ऐसे deep penetrate की होती हैं। अच्छा, जैसे ही ये deep penetrate करता है, हम इसको ट्रांसवर्सली मौजूद होती हैं, हम इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं। बेटा मैं आपको बताऊं कि thousands of transverse tubules are present। हम जब thousands of transverse tubules मौजूद होती हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं कि ये टी सिस्टम है। जैसे मैंने ये कहा
पेन को हम टी सिस्टम भी कहते हैं। ये जो टी सिस्टम है ये अकेला नहीं होता, हर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द एक और दो, ये दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये जो दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, हम बेटा ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते क्या हैं? ये एक मैंने आपसे कहा, एक तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है, यानी नर्व के साथ कनेक्टेड होता है एक बात, दूसरा ये स्टोर करता है कैल्शियम को, तीसरा जैसे ही बेटा नर्व इंपल्स आती है ये फौरन से ओपन होता है, जैसे ही ओपन होगा ये सारे जितने भी कैल्शियम होंगे ये इस सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म में रिलीज करेगा और जो मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा। ये सारे का सारा इसका फंक्शन है। इसमें क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ, वरना इसको मैं रेज करने लगा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें मेरा। जी जी सर। और ये ट्रायड्स का जरा दोबारा बता दें। मैं बेटा आपको बताऊंगा कि ये ट्रांसफर सिस्टम जो होते हैं, ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इनके साथ एक दो, ये चूंकि दो इसके साथ एंडोप्लाज्मिक दोनों तरफ मौजूद होते हैं, तो ये अगर आप देखें तो एक दो तीन बन जाते हैं, तो हम इसको ट्राई का मतलब थ्री, एट का मतलब स्ट्रक्चर्ड, ये थ्री स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम ट्राइएड का नाम देते हैं। और ये जो ट्राइएड होता है बेटा ये हमेशा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है जहां से कैल्शियम रिलीज होके, और एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि जहां से मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ये वाला एरिया, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने वाला, इनिशिएट करने वाला ट्राइएड होती है। और कोई इसमें बात? ठीक हो गया जी, चलो। How muscles are contracted? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, how muscles are contracted? कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ये बेटा आपने मैंने अभी आपको बताया भी, मतलब आप समझ लें कि 50% मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम उसके साथ साथ इसको रिपीट जरूर करेंगे। एक फिनोमेना यहाँ पे काम करता है जिसको हम कहते हैं ऑल और नॉन प्रिंसिपल। ये एक प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं। क्या मतलब? ऑल मसल फाइबर्स contracted at same time and degree of contraction is always same. Degree of contraction भी same होती है, and degree of contraction is always same. Muscle fiber contracted at the same time. मतलब हम बाजू अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा बाइसेप मसल है उसमें जितने भी मसल फाइबर हैं ऑल आर कॉन्ट्रैक्टेड, कोई एक भी नहीं है जो अनकॉन्ट्रैक्टेड रह जाए। हम कहते हैं सारे के सारे चूंकि करते हैं ऑल और नन, अगर करेंगे सारे करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सारे नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप अपना बाजू बेटा कॉन्ट्रैक्ट करें तो आधे जो बाइसेप मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और आधे इसमें कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टेड सारे, नॉन कॉन्ट्रैक्टेड सारे नॉन कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये एक फिनोमिना होता है, ये एक प्रिंसिपल होता है जिसके तहत ये काम करते हैं। लेकिन ये बेटा काम कैसे करते हैं जरा देखिएगा। How they are contracted, इसमें मेन जो थीम है ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का वो क्या है? नंबर पहले नंबर पे तो ये है बेटा, मैं इसको पॉइंट वाइज लिखता हूँ। नंबर 1 नर्व इंपल्स, nerve impulse arrive at neuromuscular junction। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर नर्व इंपल्स आती है।
all fibers are connected to single motor unit. So all fiber connected, contracted at same time. दो ऊपर वाली बात तो मैंने कही कि सारे के सारे सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, अब जरा देखिएगा, नर्व इम्पल्स जो आती है वो जाती कहाँ पे है? पेनिट्रेट इनटू टी ट्यूब्यूल्स। यहां पे जाके बेटा ये क्या करती है? एंड देन इनटू ट्राइएड, और फिर ये ट्राइएड तक जाती है। यहां पे ये क्या करती है? इट ओपन्स कैल्शियम गेटवेज ऑफ सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के जो कैल्शियम गेटवेज हैं, दे विल बी ओपन। जैसे ही बेटा वो ओपन होंगे, कैल्शियम रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम है वो रिलीज हो जाएगी। जब कैल्शियम साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाएगी तो फिर बेटा क्या होगा, जरा देखिएगा, ट्रोपोमायोसिन slightly displaced from actin filament calcium binds with troponin and cross bridges। किसके बला? क्रॉस ब्रिजेस binds with actin filament। लो मेरा पुत्र जरा देखना, वो कह रहा जैसे ही ये एक सर्कल चलता है, वो कह रहा जैसे ही ये पेनिट्रेट करती है डीप इनटू द ट्राइएड, फौरी तौर पे क्या होता है? कैल्शियम गेटवेज ओपन होते हैं। जैसे कैल्शियम गेटवेज ओपन होंगे, सारी की सारी कैल्शियम साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दी जाती है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगी, फौरी तौर पे क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट। ये जो ट्रोपोमायोसिन सारी की सारी उसके ऊपर फैली होती है, ये थोड़ी सी डिस्प्लेस होती है। कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के साथ वो कैल्शियम बाइंड कर जाता है। अल्टीमेटली क्या होते हैं? क्रॉस ब्रिजेस ऑफ मायोसिन फिलामेंट, दे बिकम बाइंड विद एक्टिन फिलामेंट। वो एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करते हैं एंड रोल डाउन टू कॉन्ट्रैक्ट मसल, और वो मसल को रोल डाउन करते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल है तो वो बेटा कैल्शियम का है। अगर कैल्शियम रिलीज ना होती तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो कभी भी एक्टिन फिलामेंट से डिस्प्लेस ना होते। अगर ये डिस्प्लेस ना होते तो बेटा ये कभी भी उसके ऊपर अटैच, क्रॉस ब्रिजेस और एक्टिन फिलामेंट के अंदर कभी भी अटैचमेंट नहीं हो सकती। जरा देखना, एक छोटी सी डायग्राम के लिए मैं आपको समझा दूं बेटा। फॉर एग्जांपल, ये है, ये क्रॉस ब्रिज है। अच्छा, इसके साथ ही बेटा
ये एक्टिन फिलामेंट है, ये अटैच नहीं है। क्यों अटैच नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन है जो ब्लू कलर्ड है, जो ब्लू कलर्ड है ये ट्रोपोमायोसिन है, और ये जो ब्लैक कलर्ड है ये है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट, अच्छा, ये तब तक अटैच नहीं होगी जब तक एक क्रॉस ब्रिज ये भी है, इस तरफ भी बना कर देखते हैं। ये एक्टिन फिलामेंट इसके साथ अटैच तब होगा, देखना, जब इसके ऊपर से ये जो ट्रोपोमायोसिन का मॉलिक्यूल है ये रिलीज हो जाएगा, तो ये क्रॉस ब्रिज क्या करेगा? इट बिकम अटैच विद दिस एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के साथ जैसे ही अटैच होगा, ये फौरन से इसको रोल डाउन करता हुआ अपनी तरफ खींचेगा एंड मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है? सबसे पहली बात, नर्व इंपल्स इट कैरीज फ्रॉम ब्रेन फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, मैसेज कॉन्ट्रैक्शन का आता है, ब्रेन से आती है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचती है। जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचेगी, वो ट्राइएड के अंदर पेनिट्रेट करेगी। ट्राइएड के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है सार्कोप्लाज्म में रेटिकुलम है, वो कैल्शियम को स्टोर करती है। उसने कैल्शियम के गेटवेज को ओपन किया, कैल्शियम रिलीज होगी इनटू द साइटोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो गई, ट्रोपोमायोसिन स्लाइटली डिस्प्लेस, यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस हो गई। अच्छा, वो जैसे ही स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होगी, फॉरन से जो कैल्शियम आयन है दे विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर गया, और ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये डिस्प्लेस हो गई एक्टिन फिलामेंट से। जैसे ही एक्टिन फिलामेंट से डिस्प्लेस हो गई, फॉरन से क्रॉस ब्रिजेस और एक्टिन फिलामेंट के दरमियान बॉन्ड बनते हैं। हम इसको बेटा कहते हैं कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड बन जाता है क्रॉस ब्रिज इसको रोल डाउन करते हैं। जैसे रोल डाउन करके अपनी तरफ खींचते हैं, जो मसल रहते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, मसल्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया? इसमें मेरा सर बेटा ट्रोपोनिन कहाँ पे है? ट्रोपोनिन भी जब आप कल मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है ना, एक्चुअली एक्टिन फिलामेंट एक प्रोटीन का नहीं बना होता, इसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन होती हैं जो कि एक अलग इसका कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ये 3 प्रोटीन का एक कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, ये ट्रोपोमायोसिन जाती कहीं नहीं है, डिसअपीयर नहीं होती, ये सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेस होती है, और ये क्रॉस ब्रिज उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ही क्रॉस ब्रिज इसके साथ से हटेंगे, फौरन से ट्रोपोमायोसिन फिर इसको कवर कर लेगी। ये पूरे के पूरा एक 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। इसके अंदर एक्टिन भी होती है, इसके अंदर ट्रोपोनिन भी होती है, इसके अंदर ट्रोपोमायोसिन भी होती है। सर एक मायो ये कॉम्प्लिकेशन, जी बेटा बोलो। सर मैं पूछ रही हूँ एक मायोसिन के साथ कितने एक्टिन अटैच होते हैं? बेटा एक मायोसिन के साथ 6 एक्टिन फिलामेंट अटैच होते हैं। सर ये हेड पे नहीं होता, मतलब ये अटैच हेड पे नहीं होते? मैंने हेड पे तो बनाया है बेटा ये। सर फिर एक के तो 2 ही हेड होते हैं। नहीं 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 नहीं, 2 हेड नहीं होते। जब आप मायोफिलामेंट की बात करते हैं ना, तो मायोफिलामेंट के अंदर ये देखना था, आपने पढ़ा हुआ ना कि ये 2 मॉलिक्यूलर सर आपकी वीडियो स्टॉप।
जी बेटा। अच्छा, तो मैं बता रहा था ये कॉल वाले आ जाते हैं सेंटर में। अच्छा ये देखो ज़रा, ये 2 हेड हो गए। लेकिन आपका क्या ख़्याल है, ये सिर्फ़ 2 हेड होंगे? नहीं, ज़रा देखिएगा। एक ये है, एक ये है। ये क्रॉस ब्रिजेज़ यूँ ऐसे चलती हैं। ये ऐसे चलती हैं, इनके हेड्स निकले होते हैं और इनके जो हेड निकले होते हैं, वो बेटा सिर्फ़ 2 नहीं निकले होते, इनके कई हेड्स निकले होते हैं और ये जो फिलामेंट्स होते हैं, ये एक-दूसरे के साथ रोल डाउन होते हैं, ये बाकायदा तौर पे एक-दूसरे के साथ लिपटे होते हैं। मायोसिन 2 का ज़रूर होता है, लेकिन उसके पास ये जो रोल डाउन वाले होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें कोई ऐसा बात भी दूसरी नहीं होती कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक के साथ अटैच होगा या 2 एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होगा। हाँ जी, और क्वेश्चन? सर कल आपने कहा था ना कि दूसरी वाली मसल्स टाइप में से स्मूथ में और डीप में इनमें ना एक्टिन और मायोसिन नहीं होते। सर फिर वेसोडिलेशन और वेसो कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है और हार्ट किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है? अ, फिर ज़रा क्वेश्चन करना, उनके अंदर क्या चीज़ नहीं होती? सर कल आपने कहा था ना कि दूसरे वाली मसल टाइप्स में कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में एक्टिन और मायोसिन नहीं होते, एक्टिन और मायोसिन जी प्रोटीन बेटा, नहीं होते। तो सर फिर वो जी कैसे बेटा। कॉन्ट्रैक्शन करते हैं अपनी मतलब वो देखिए वेसल्स जो ये ब्लड वेसल्स हैं? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्शन करना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिन फिलामेंट का काम नहीं है। अच्छा, इसमें कहाँ पे एक्टिन फिलामेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है? एक्टिन फिलामेंट तो बेटा स्लाइड डाउन करते हैं। ये देखो ज़रा स्लाइड डाउन करते हैं। अच्छा, ये स्लाइड डाउन करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, स्लाइड डाउन करते हैं तो स्लाइड डाउन करते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाता है। लेकिन वो जो दूसरे मसल्स होते हैं जिसमें स्मूथ मसल है या जिसमें कार्डियक मसल्स होते हैं, उनका एक अपना मैकेनिज़्म होता है और उनका अपना मैकेनिज़्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। होना ये चाहिए था कि सिलेबस के अंदर उनका भी कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज़्म होना चाहिए था ताकि बच्चे कंफ्यूज ना होते। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ स्केलेटल इसलिए दिया गया है, बॉडी के अंदर डोमिनेंट स्केलेटल मसल होते हैं इसलिए उसका मैकेनिज़्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दिया गया है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्शन उनका और होता है, इसका और होता है। इसमें भी अगर आप देखें ना तो एक्टिन बेटा स्लाइड डाउन होते हैं तो एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अदरवाइज एक्टिन फिलामेंट खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये स्लाइड डाउन कॉन्ट्रैक्टेड। ये इनका बॉन्ड आपस में टूटा, इनका बॉन्ड आपस में टूटा, ये रिलैक्स हो गया। तो ये ऐसे मैकेनिज्म इसका चलता है। अच्छा जी, इसके बाद सर यहाँ पे कुछ मोटर यूनिट पॉइंट्स से हैं। क्या मुराद है ये बता दो। मोटर यूनिट बेटा ये होता है, एक होती है नर्व इम्पल्स जो आती है और उसको हम कहते हैं कि ये न्यूरॉन के ज़रिए आ रही है। हमने पढ़ा हुआ है वो न्यूरॉन जो ब्रेन से मैसेज लेकर इफेक्टर तक आता है, हम उसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। अच्छा, अब एक न्यूरॉन नहीं आता ना, अब देखो ना बाइसेप मसल है हमारा, तो उसके पास एक न्यूरॉन तो नहीं आता होगा। अब बंडल ऑफ न्यूरॉन कम्स, हम उसको मोटर यूनिट का नाम देते हैं। इसको रेज़ करूँ? आप स्क्रीनशॉट ले लो। और सर ये जो टी ट्यूब्यूल है आपने कहा ये हाँ, अराउंड द सेल होती है, तो सर अगर ये सेल ये मेम्ब्रेन ही होती है हाँ, ना जो पेनिट्रेट हाँ, करती है द सेल, तो सर हाँ, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये पेनिट्रेट इनटू द सेल करेगी, अराउंड द सेल कैसे कर सकती है? सही कह रही हैं आप। अच्छा ज़रा देखना है आपने, मैं एक छोटा-सा पेपर अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए, तो मैं उसको ज़रा आपके सामने रखूँ, तो मेरा क्या है मुझे एक सेकंड ज़रा मुझे दीजिएगा प्लीज़। मैं एक छोटा-सा मॉडल आपको बना के दिखाता हूँ, इसमें आपको पता चलेगा कि ये सेल के अंदर डीप पेनिट्रेट भी करती है और ये सेल पे सराउंड भी करती है सेल को। कैसे सराउंड करती है? मैं आपको दिखाता हूँ।
ये आपके सामने एक पेज है। अच्छा जरा देखिएगा, फर्स्ट करिए ये सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा ये ऐसे रोल डाउन हो गई, ये पेनिट्रेट हो गई, ठीक हो गया जी। आइए देखिए ये पेनिट्रेट हो गई। अच्छा पेनिट्रेशन के बाद इट सराउंड्स द सेल, ये सेल को ऐसे सेल होता है गोल, इसको मैं जरा किसी टेबल पर रख के कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा अब ये जरा देखिए बेटा, ये सारे का सारा डीप पेनिट्रेट किया हुआ है। अच्छा अब ये डीप पेनिट्रेशन है, डीप पेनिट्रेशन के साथ साथ ये सेल को ऐसे सराउंड भी कर रहा है। मैंने इसलिए इसको कहा बेटा कि डीपली पेनिट्रेट भी करता है और ये सराउंड भी करता है, ऑल अराउंड द सेल मौजूद होती है। सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये तो टू डी है ना, इसलिए आपको ये टू डायमेंशनल है, इसलिए सिर्फ आपको सामने नजर आया। जब मैंने आपको पेपर दिखाया तो पेपर ये बिल्कुल ऐसे सराउंड भी करता है, ये डीप पेनिट्रेट भी करता है, सराउंड भी करता है, इसलिए हम इसको यूं लिखते हैं। चलें बेटा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया और वो है एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है। From where energy for the muscle contraction? एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, लो जी कहां से आती है? सिंपल बात, एनर्जी comes from ATP। ATP आती है तो जो एनर्जी होती है वो बेटा आप कह लें कि यहाँ पे मौजूद होती है, तो वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है। अच्छा लेकिन बेटा एक चीज आपने याद रखनी है कि एनर्जी सोर्स है वो क्या है? नंबर वन, anaerobic breakdown of aerobic breaking down of ग्लूकोज। ग्लूकोज की एरोबिक ब्रेकडाउन होती है एंड एटीपी इज फॉर्म। क्या मतलब बेटा? बेटा देखना, कल आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मसल्स के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, एक ग्लाइकोजन और दूसरा मैंने आपसे बेटा कहा था ग्लाइकोजन के साथ साथ इसमें मायोग्लोबिन होती है। मायोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को स्टोर करना, और ग्लाइकोजन जो होती है वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाती रहती है। तो दोनों का काम क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन को मेंटेन करना। जब एरोबिक रेस्पिरेशन मेंटेन होती है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है एरोबिकली, और एटीपी आपको पता है जिस तरह हमने रेस्पिरेशन बायोएनर्जेटिक्स वाले में पढ़ा, ये वाली होती है। अच्छा लेकिन जब कभी एक और एनर्जी चाहिए होती है, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो फिर फॉस्फेट फॉस्फेट क्रिएटिन फॉस्फेट भी हम इसको कहते हैं। फॉस्फेट क्रिएटिन इज अनदर सोर्स, एक और सोर्स भी होता है, एक और सोर्स भी होता है जिसको हम क्रिएटिन फॉस्फेट भी कहते हैं या फॉस्फेट क्रिएटिन भी कहते हैं। ये बेटा सोर्स होता है जिससे एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी का दूसरा सोर्स है। अच्छा लेकिन कभी कभी बेटा ऐसा भी हो जाता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है। कैसे? मतलब ऑक्सीजन मायोग्लोबिन के पास कम स्टोर है,
आपने कोई बड़ा लंबा काम किया, आप सारा बिजी रहे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपने की, उसमें जो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन है वो डेफिशिएंट होगी, वो खत्म होगी। फिर क्या होगा बेटा? फिर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा एनारोबिकली, लेकिन बेटा वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, ये एक्यूमुलेट होता रहेगा। जैसे जैसे ये एक्यूमुलेट होता रहेगा वैसे वैसे बेटा क्या होता जाएगा? इट इज पेनफुल, इट इज पेनफुल और फैटीग, और ये थकावट का बायस बनता जाएगा। अच्छा, फिर हम आते हैं, हम पंजाबी में कहते हैं खलियां पड़ जाना, इसको कहते हैं खलियां पड़ जाना, फैटीग का भी और पेनफुल प्रोसेस करके हमारे बाजू भी नहीं हिलते, हमारी टांगे भी नहीं हिलती, हम कहते हैं जी हमारी टांगे और बाजू के जो मसल्स हैं बड़े दर्द हो रहे हैं, क्योंकि ये जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देगा, क्योंकि एटीपी डेफिशिएंट है। एटीपी कब पूरी होगी? जब ये एरोबिकली दोनों प्रोसेस होंगे ये वाले, तो एटीपी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाए तो फिर एटीपी शॉर्ट हो जाती है और ये लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे लिए पेनफुल होता है और थकावट का बायस भी बनता है। देन इसका हल क्या है? हम कहते हैं, ये घर वाले कहते हैं कि मेरा पुत्र पैनाडोल खा दो, रेस्ट करो 2 दिन। उसमें क्या होता है? 1 आउट ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड ये ब्रेक डाउन होते हैं। लैक्टिक एसिड ये ब्रेक डाउन होते हैं और जो क्या करते हैं, ये बेटा रेस्ट 4 आउट ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करते हैं और क्या बनाते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं एंड फॉर्म एनर्जी, और ये एनर्जी बनाते हैं दैट इज यूज्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल हो। ठीक हो गया? इसमें इसमें कोई क्वेश्चन मेरा बेटा है तो आप प्लीज जरूर पूछ सकते हैं। सर 4/5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो एनर्जी बना देते हैं ना, तो 1/5 हाँ मॉलिक्यूल्स जी, का क्या रोल होता है? ये ना बेटा ये एरोबिकली, ये एक मॉलिक्यूल एरोबिकली ब्रेक डाउन होता है। अच्छा ना, एक मॉलिक्यूल एरोबिकली ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड का, यानी हर 5 में से एक मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड का एरोबिकली ब्रेक डाउन होगा, वो एनर्जी बनाएगा। वो जितनी एनर्जी होगी वो आके इसको तोड़ेगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ कहाँ मैंने लिखा है, रेस्ट ऑफ 4/5 मॉलिक्यूल, मिटा दिए कहीं, हाँ ये वाला लिखा हुआ है, रेस्ट 4 आउट ऑफ 5 मॉलिक्यूल जो होंगे उनको वो ब्रेक करके उनसे भी एनर्जी ले लेगा। या ऐसा भी होता है कि जो बाकी 4 मॉलिक्यूल हैं उनको वो ग्लूकोज में चेंज कर देगा। ऐसा भी लिटरेचर में आता है कि उनको वो ग्लूकोज में चेंज करके फिर वो बाद में स्टोर भी हो जाते हैं, या बाद में वो उनकी एरोबिकली ब्रेक डाउन हो जाती है। मतलब होती एरोबिकली ब्रेक डाउन नहीं है, चाहे वो एक मॉलिक्यूल की हो, चाहे वो 4 मॉलिक्यूल की हो। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल एरोबिकली ब्रेक डाउन होगा, उससे इतनी एनर्जी बनेगी कि वो 4 मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज में चेंज कर देगा, या एरोबिकली उसको ब्रेक डाउन करके उनमें से एनर्जी निकाल देगा। जी सर, ठीक है। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब बेटा हम करते हैं छोटा सा इसमें और यूनिट है जिसमें है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ओवर मसल्स। ओवर मसल्स, मसल्स के ऊपर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, तो होता क्या है? इंक्रीज साइज ऑफ मसल्स, मसल्स का साइज इंक्रीज होगा। इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, इसमें पावर आएगी भाई। जो पहलवान लोग होते हैं उनके मसल्स आप देख ही रहे हैं।
it become more efficient, मतलब ज्यादा फुर्तीले मसल्स हो जाएंगे। वो जो जितने स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं आप देखते हैं वो बड़े एफिशिएंट लोग होते हैं। एंड फटीग, फटीग रेजिस्टेंट, आपने देखा बेटा आज आजकल टेस्ट मैच भी लगा हुआ है पाकिस्तान इंग्लैंड में, 5 दिन का टेस्ट मैच, सारा दिन फील्डिंग या बैटिंग या बॉलिंग, लेकिन वो थकते नहीं है क्योंकि उनके जो मसल्स होते हैं दे आर फटीग रेजिस्टेंट। ब्लड कैपिलरीज that surround muscle increases, और इनके अंदर एक और चीज भी होती है माइटोकॉन्ड्रिया also increased, माइटोकॉन्ड्रिया भी इनमें इंक्रीज हो जाता है। बढ़ेगी जल्दी से ताकि ऑक्सीजन उनको ज्यादा मिल सके। यस, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए बढ़ेंगे ताकि एरोबिकली रेस्पिरेशन ज्यादा से ज्यादा हो। ब्लड कैपिलरीज इसलिए बढ़ेंगी ताकि उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज आ जाए। मतलब हर चीज इतनी ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है कि मसल्स होते हैं फिर ना वो थकते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं, साइज में बढ़ जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी जो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है वो भी बढ़ जाती है। ये एक्सरसाइज का पॉजिटिव इफेक्ट होता है ओवर द मसल्स। जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन? सर सर रिपोर्ट राइट साइड पे कर दें। जी बेटा, एक बेटा इसमें एक पॉइंट रह गया है और वो है रिगर मोर्टिस का। इसको मैं रेज करने लगा बेटा, अगर देखिएगा एक पॉइंट इसमें हमारा जो रह गया वो लर्निंग पॉइंट है इस यूनिट का। बाकी इंशाल्लाह हम कल नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। रिगर मोर्टिस एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो हम एफएससी की बुक में करते भी आ रहे हैं। रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस का मतलब होता है डेड बॉडी का अकड़ जाना। क्या मतलब? आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ एटीपी इज नो मोर। जब बंदे की डेथ हो जाती है तो एटीपी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा भाई, इसका डेड बॉडी से क्या कर जरा देखिए। एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ bond between cross bridges and actin filament। देखना बेटा, एक्टिन फिलामेंट और जो क्रॉस ब्रिजेस उनके दरमियान बॉन्ड बना, मसल कॉन्टैक्ट हो गया। अच्छा, उनके दरमियान जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो मसल रिलैक्स होगा। अब हुआ क्या है, वो जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए एटीपी चाहिए होती है। अब एटीपी तो है नहीं, वो जो बॉन्ड बना है वो मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ नो एटीपी, एटीपी नहीं होती। जब एटीपी नहीं होती बेटा तो फिर क्रॉस ब्रिजेस
cannot break down. And body become stiff, और बॉडी जो होती है वो अकड़ जाती है। हम बेटा इस प्रोसेस को कहते हैं रिगर मोर्टिस। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एटीपी रिक्वायर्ड होती है। जब क्रॉस ब्रिज और एक्टिन फिलामेंट के दरमियान बॉन्ड बन गया और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये एटीपी रिक्वायर्ड होती है। जब एटीपी बेटा रिक्वायर्ड होती है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब डेप्थ हो जाती है तो एटीपी बिल्कुल बंद हो जाती है। जब एटीपी बिल्कुल बनना बंद हो जाती है तो फिर क्रॉस ब्रिज और एक्टिन फिलामेंट के दरमियान बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक नहीं होते, बॉडी जो होती है वो अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है। ये रिगर मोर्टिस। और आपने बेटा देखा होगा ड्रामा के अंदर, फिल्मों के अंदर कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख के आंखें बंद करते हैं क्योंकि एटीपी नहीं होती। अगर फौरन आंखें बंद ना की तो फिर वो आंखें बंद नहीं हो सकती, वो खुली रहेगी। अगर बाजू जो है वो ऐसे बेंड है, स्ट्रेट ना किया तो वो बाजू ऐसे बेंड ही रहता है। मतलब इस तरह से जो पास लोग बैठे होते हैं फिर वो पूरी बॉडी को ऐसे स्ट्रेट करते हैं एकदम से आफ्टर डेथ, ताकि वो बॉडी फौरन से तो एटीपी बनती बॉडी के अंदर मौजूद होती है तो वो स्ट्रेट हो जाती है। लेकिन अगर वो बाजू बेंड रह गया तो बेंड रहेगा, अगर आंखें खुली रहेगी तो फिर वो खुली ही रहती है। तो इसमें क्वेश्चन बेटा ठीक है, मैं इसको रेज करता हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन है? कोई हम एमसीक्यूज रखते हैं जरा, तो प्रैक्टिस एमसीक्यू पे रखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कल नए लेसन के साथ हम हाजिर हो जाएं। चलो बेटा, पहला एमसीक्यू है जी, द स्लाइडिंग protein is the sliding protein of muscle is A myoglobin, B actin, C myosin, D troponin। जी बेटा, एक्टिन। yes, the sliding protein is always actin protein। that is the beta option इसका correct answer है। अच्छा, इसमें सर हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो पढ़ा था कि जो ट्रोपोमायोसिन होती है वो एक्टिन से पीछे हटती है तो वो स्लाइड होती है। कॉन्ट्रैक्शन इज, अब ठीक, अब क्लियर होगा। वो सर, अभी कॉन्ट्रैक्ट भी- नहीं होती भाई, वो देखो ना, वो स्लाइड डाउन होती है, वो हल्का सा डिस्प्लेस होती है। वो उसका तो रोल कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है। बेसिक रोल तो वहां पे होता है जब एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करती है मायोसिन के ऊपर तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वरना वो जो ट्रोपोमायोसिन है वो तो हल्की सी डिस्प्लेस होती है, अदरवाइज तो वो कहीं नहीं जाती, वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती भाई, वो तो स्लाइड डाउन नहीं होती, वो तो डिस्प्लेस होती है हल्की सी। जी सर। अच्छा, इसमें चलो, which of the following serve as center of sarcomere? सार्कोमेर के सेंटर के तौर पर कौन सा काम करता है? ए ऑप्शन है एच जोन, बी ऑप्शन आपके पास है
एम लाइन, सी ऑप्शन आपके पास है जी बैंड, और डी ऑप्शन आपके पास है बेटा ए बैंड। एम लाइन। जल्दी से एम लाइन। जल्दी से मेरे बेटा। यस, एम लाइन इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें चलिए एक और एमसीक्यू हम रखते हैं, फिर हम आपको वाइंड अप कर लेंगे। Which of following does not change its length during muscle contraction? कौन सा ऐसा है जिसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता? ए ऑप्शन है आई बैंड, बी ऑप्शन ए बैंड, सी ऑप्शन जी लाइंस, डी ऑप्शन आई एंड ए बैंड्स। ए बैंड। ए बैंड। Yes, its right answer is A band। जो A बैंड है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आती, बाकी आई बैंड में चेंज हो जाती है जब दो जी लाइन आपस में करीब आती है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो आई बैंड भी स्क्वीज होता होगा, जी लाइन भी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये तो है ही, क्योंकि आई बैंड में चेंज आती है, इसलिए ये डी ऑप्शन जो है इररिलेवेंट हो गई। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो बाकी बचती है वो ए है। चलो मेरा बेटा जी, इंशाल्लाह ताला बाकी अपने 2 यूनिट रह गए हैं, हम इंशाल्लाह उसको भी 2-4 दिनों में खत्म करके अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे। फिर जो टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं हम उनको रिवाइज करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा जी, जीते रहे आप लोग। अल्लाह हाफिज।